हाँ, करेक्ट। वो बात भी है। हाँ, तो जो अभी रिसर्च एनालिस्ट है, जब तक रेगुलेशंस बिल्कुल क्लीन है तब तक लाइसेंस मिल रहा है, तुम लाइसेंस ले लो, ठीक है। हाँ, तुम, बिल्कुल। हाँ, लाइसेंस एक बार ले लो, फिर दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी एलिजिबल हो। कल को मान लो से भी क्या चेंज करती है, तो उससे उससे अच्छा है जितनी जल्दी होता है चीज़ें पास करो, और फिर जो है लाइसेंस जितनी जल्दी हो सकता है ले लो, वो मैं वही बोलूँगा। हाँ, मैम, हाँ, बिल्कुल सर। मैम कैसे हो आप? हाँ, आई एम गुड सर, आई एम गुड। ठीक है। हिंदी कंफर्टेबल हो ना आप? या। हाँ, ठीक है। जो भी नोट्स हैं मैं सेंड कर देता हूँ आपको, बस इसके जो चैप्टर वन के जो क्लासेज हैं, जो ये टेस्ट हैं वो मैं सेंड कर दूंगा, नोट्स सेंड कर दूंगा आपको। बाकी जो है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, चैप्टर टू जो है आसानी है। अभी देखता हूँ, 2 मिनट और रुक जाओ दिवेश, थोड़ा जो है दिवेश कल एग्ज़ाम पास किया हुआ है, ये इससे पहले वाले बैच का था, तो ये आपको गाइड कर देगा कि चीज़ें कैसे पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जी सर। हाँ, तो जी ये सर। जो आपको है हेल्प मिल जाएगा। वेट करते हैं दिवेश, 5 मिनट रुक जाओ, एक दो और। सर ये बताइए, जैसे ये चैप्टर सेकंड है अभी हाँ, जो ओपन हुआ है ना, हाँ। तो इसके आगे जो लिखा हुआ 4 मार्क्स, तो ये 4 का ही आता है? नहीं नहीं, चैप्टर देखो इसमें ऐसा क्या है ना, ये सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज जो है सेबी ने एक क्या बोलते हैं वो दे रखा है, नहीं समझे कि इतना मार्क्स का आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। राइट। हाँ, तो मतलब चैप्टर टू है तो उसमें से ऐसा नहीं 4 मार्क्स के ही रहते हैं, किसी में 2 मार्क्स का भी रहेगा, किसी में 5 मार्क्स का भी रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स के आसपास ही सवाल आपको आएंगे। तो ओके। ऐसा ऐसा नहीं कि मान लो चैप्टर 8 और 10 जो है वो आपका 16 मार्क्स का है, तो आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है उस चैप्टर्स में देने होंगे आपको। तो यहाँ पे मान लो चैप्टर टू है तो 4 मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स में आपको इन डेप्थ नहीं जाना है कि मतलब चीज़ें जो है और क्या पूछ सकता है, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं जो से भी पूछ सकती हैं वो जो है पढ़ा देता हूँ, वो गाइड कर देता हूँ। बाकी जहाँ पे 10 मार्क्स के सवाल हैं, जहाँ पे आपको 8 मार्क्स के चैप्टर्स हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा इन डेप्थ में जो है चीज़ें जो है गाइड करूँगा और वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, वैसा है, ठीक है। ओके। तो चैप्टर ओके। वन आपका 3 मार्क्स का है, चैप्टर वन 3 मार्क्स का है, चैप्टर टू 4 मार्क्स का है, चैप्टर थ्री आपका जो है वो 5 मार्क्स का है। तो ऐसे करके जो है जो भी चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी, क्योंकि चैप्टर फोर से आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा मेन जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक्स है आपका कि आपको मार्केट की समझ कितनी है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बेसिक जो नॉलेज है आपके बॉन्ड मार्केट क्या होते हैं वो क्या है, वो सब की समझ आपको कितनी है उसके बारे में जो है जानकारी आपको जो है चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। म्यूट, पहले मैं बता दूं आपको, कल जो है मैं हम्म। एग्ज़ाम दे के आया था म्यूचुअल फंड का, ठीक है। अब सेबी का मतलब एनआईएसएम सेबी का ही पार्ट है। तो एनआईएसएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैं बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम का सवाल पूछने का कैसा है। म्यूचुअल फंड सबसे आसान एग्ज़ाम है, मुझे लगा था कि मतलब विदाउट पढ़ मैं मुझे जितनी नॉलेज है उसी के बिहाफ में गया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं पढ़ के और उतना जो है डेप्थ में जाऊँ। तो मैंने जहाँ तक देखा है सवाल उनका, उनका सवाल का जो मेन क्या बोलते हैं पूछने का तरीका है, वो तरीका अब चेंज हो गया है। पहले क्या था, जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ कि ये मल्टी कैप फंड हो गया। मल्टी कैप फंड में क्या होता है, 25% ईच सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और 25% में आप कोई भी सेक्टर्स में आप डाल सकते हो। अब वो पूछेंगे कि आपको लार्ज कैप में 30%, मिड कैप में 35%, एक सवाल वहाँ से ले लेंगे, और दूसरा सवाल ले लेंगे आपसे कहीं और से कि मतलब मान लो कि कंपनी को जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। वो 3-4 सवालों को बना के ABCD ऑप्शन देंगे, और उसमें बोलेंगे इसमें से कौन सा सही है, ओनली ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन बी, आइदर ऑप्शन A, B, C और ABCD। तो अब जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है जो एग्ज़ाम पास करना है वो थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि पहले अब एक सवाल था कि मल्टी कैप में 25-25 होता है, और वो 30% देंगे, या फिर वैसे सवाल पूछते थे पहले कि मल्टी कैप में लार्ज कैप फंड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड मैनेजर, 20%, 25%, 15%, 30%। तो वहाँ पे लोगों को पता होता है कि 25% ऑप्शन है। लेकिन मुझे जो 35% क्वेश्चन आए हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो ऐसे आए हैं जो आपको चार सवाल दे दिया गया है ABCD करके, और उसमें बोला गया है कि इसमें से जो है क्या बोलते हैं आपका इसमें से ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है, A ट्रू है, B ट्रू है, C ट्रू है या D ट्रू है। वो पूछेंगे विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन दीज। तो आपको पता होना चाहिए ABCD का जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, अब वो आपको जो है टिक करना है। तो अब जो है सिंगल जो पार्ट वाला है, या फिर मान लो आपका जो क्वेश्चन बैंक्स वाले हैं उसमें अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी, नहीं तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया कि एनआईएसएम का मेन ऑब्जेक्टिव अब क्या हो रहा है, आपको जो है बुक पढ़ना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल आपके पास नहीं है। और बुक पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना भी है आपको, ऐसा नहीं कि बुक सिर्फ आपने पढ़ लिया, उसको समझना भी है। अच्छा सर, मेरी क्वेरी है हाँ, कि जैसे मैंने एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, आपको बताया था ना, हाँ,
तो वो मैंने एग्ज़ाम जब दिया था ना, तो उससे ना 3-4 महीने पहले मेरे पास इनफैक्ट मोर देन 6 मंथ पहले एक बुक पड़ी हुई थी, मैंने उससे तैयारी की थी। ओके। पता लगा बहुत सारे क्वेश्चन्स नहीं आए थे, तो अभी जस्ट मुझे ये पता लगा कि वो बुक चेंज हो चुकी थी। देखो तो मैम, अभी लास्ट टाइम मटेरियल इसका कब चेंज हुआ है? नहीं मैम, देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 3 साल पहले भी एग्ज़ाम लिखा था, और अभी जो है उससे पहले मैंने सीपी लिखा था। सीपी मतलब मैंने एग्ज़ाम ट्राई नहीं किया था। ट्राई करने का मेरा प्लान था, लेकिन मैं मेरे पास ऑप्शंस थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पास कर लिया था रिसर्च एनालिस्ट, तो मैंने सीपी लिखा हुआ था। जो सिलेबस चेंज होते हैं ना, वो चेंज आपका पूरा बुक नहीं होगा। एक तो पैटर्न चेंज होता है, दूसरा जो है अगर आप कंपेयर करते हो लास्ट 3 to 4 ईयर्स बैक, 4.5 ईयर्स बैक, तो सिलेबस आपके ऑलमोस्ट 70% सेम, 80% सेम है। हुँ, 20% में क्या हुआ, कुछ ऐड हुआ है और सिलेबस चेंज हुआ है। मैंने आपको क्या बताया म्यूचुअल फंड्स में, पहले क्या था कि वो सीधा ऑप्शंस पूछते थे, ये आपका एक सवाल आ रहा है, अब वो सीधा सवाल पूछा उन्होंने, उसमें 20% होगा, 25% होगा, 15% होगा या 30% होगा, आपको बस वहाँ पे वो याद करना था। अब जो है आपको क्या याद करना पड़ेगा कि मल्टी कैप फंड में जो है फंड मैनेजर एक सेक्टर में या फिर क्या बोलते हैं, एक कैप में वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये बुक में लिखा हुआ, बुक से ऊपर नहीं आएगा। हुँ, जो जो सवाल आएंगे आपको बुक के अंदर से ही आने वाले हैं, बुक के ऊपर से नहीं आने वाले। हाँ, बुक से अंदर से आने वाले तो उसमें थोड़ा बहुत जो है आपको थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे एक सवाल आया हुआ था, एक है ओवर कॉन्फिडेंस बाइस, म्यूचुअल फंड्स में एक सवाल है आपका, वो इसमें भी आएगा, रिसर्च एनालिस्ट में भी आएगा। तो उसमें सवाल आया हुआ था कि ओवर कॉन्फिडेंस बाइस में क्या होता है, इन्वेस्टर क्या करते हैं। इन्वेस्टर जो है रिस्क लेते हैं, उसको उनको लगता है कि मैं जो सिक्योरिटी चूज़ कर रहा हूँ वो जो है बहुत अच्छा है, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, ये रिटर्न गारंटी करेगा। उनको फंडामेंटल से मतलब नहीं है, टेक्निकल से मतलब नहीं है, उनका जो दूसरा पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रही है उनसे मतलब नहीं है। उनको लग रहा है कि सुजलॉन अच्छी कंपनी है, मतलब अच्छी कंपनी है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बाइस हो गया। इसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, हाइयर रिस्क लेंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका कि ओवर कॉन्फिडेंस बाइस गिव इन्वेस्टर ऑप्शंस टू टेक लेस रिस्क। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बाइस में इन्वेस्टर जो है हाई रिस्क लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपको अब बुक पढ़ने से ही आने वाला है। अब वहाँ पे एक, दूसरा नई नोटिस कर दी है कि वो एक ऑप्शंस देते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट हाँ, या तो बेसिस फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट, हम कभी नॉर्मल केस में हम उस ऑप्शंस को ध्यान में ही नहीं लेते, करेक्ट, हम वो करेक्ट। तीन में से आंसर ढूंढते हैं, बट वो ऑप्शंस भी होता है। तो वो जो है, डेटा फिर इनसफिशिएंट वो तो ऑप्शंस भी होता तो है। तो वो तो जो, अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो ही वो चीज तो होगा हाँ, सही। तो वो जो है आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन में, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, रिसर्च एनालिस्ट में तो और थोड़ा टफ कर दिया, ऐसे भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में चलो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे जो है जो पब्लिक जो आएंगी उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा, क्या बोलते हैं, मार्केट का। रिसर्च एनालिस्ट में क्या है, जिनके पास MBA इन फाइनेंस है वो NISM 15 पास करें और सीधा चले आए लाइसेंस लेने के लिए। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो आउट ऑफ द यूनिवर्स पूछने वाले हैं, वो वहीं से पूछेंगे, बस आपको जो है क्या पता होना चाहिए स्वेट इक्विटी क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, किस प्रॉस्पेक्ट में होता है। ठीक है। अब मैं दिवेश को ही बोलूँगा बोलने के लिए, ये भी कम से कम 2 या 3 बार एग्जाम लिखा है। मैंने इसको कल फोर्थ अटेम्प्ट थी कल एक्चुअली, 4th अटेम्प्ट थी। एक महीने में। मैंने इसको पहले बोला हुआ था कि एग्ज़ाम अगर तुमने पढ़ लिया है तो छोड़ो मत, मतलब अटेम्प्ट करना छोड़ो मत, पहली बात। दूसरी बात ये जो है 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आता था पहले, मतलब मान लो 96 क्वेश्चन हैं आपके, तो 80 क्वेश्चन ही इससे अटेम्प्ट हो पाते थे। भले इसको समझने में दिक्कत हो रही हो सवाल एग्जाम में, या फिर उसका जो है स्पीड उतना सही नहीं हो। इस बार जो है 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो पास है। मेनली आपका ऑब्जेक्टिव पास करने का है। तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे हैं। इससे पहले जो वो थे त्रिपाठी जी थे, उन्होंने बहुत कम ही चैप्टर मैंने क्लास में करवाया था, उनका 75% मार्क था। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की समझते कैसे हैं, उनकी थोड़ी बहुत स्किल कैसी है, और चीज़ें जो है वो अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बट चीज़ें सब कुछ क्लियर है, ठीक ठाक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो वो मेनली यही चीज है। आपने वो चीज भी सेम वैसे कहा था कि एटलीस्ट 90-92 तो टिक करना पड़ेगा। टिक करना, हाँ। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सी बात है। जो NISM एग्ज़ाम है ना, उसमें आपका 20%, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो 20% गलत होगा आपका। हाँ होगा ही बिल्कुल। वो होगा क्योंकि 2 + 2 = 4 का फॉर्मूला नहीं है। आपको सवाल पूछा कुछ और, आपको कुछ और लग रहा है, लेकिन NISM को कुछ और लग रहा है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बहुत इजी है। इजी है, समझ, ऑप्शंस देते हैं तो बहुत थिन लाइन डिफरेंस छोड़ते थिन हैं लाइन, हाँ, थिन लाइन, हमें मतलब लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही सही है। फिर भी हमें माइनर डिफरेंस निकाल के फिर एक ऑप्शन हाँ, चूज तो करना मतलब इतना मान के चलो कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें से आपका 20% गलत होगा, मतलब 18 क्वेश्चन गलत होंगे आपके। ये अब मान के चलो 18 to 20% जो क्वेश्चन है, आप कितना भी अच्छा करके आओगे वो गलत ही होगा आपका, क्योंकि आप सोच कुछ और रहे हो और जो आपका ऑप्शन है वो कुछ और है।
वो मैथ वो मैंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं 100% कॉन्फिडेंस था कि मुझे 80% अब वो आएंगे, आएगी तो उस वजह से मैंने अगेन भी 82 ही क्वेश्चन टिक मार्क किए, बट फिर भी मैं फेल हुआ। फेल हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात तो है। मुझे लगा था कि मैं 100% श्योर हूँ, वैसे ही मैंने टिक किया, बट फिर भी उतना तो गलत निकले ही। तो सिंपल सी बात है, तो वो आपका 18-20% अब आप जो है छोड़ के चलना, लेकिन आपके जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे वो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो आपको जो है जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि चीज़ें क्या है नहीं है, और वो क्लियर है। आप चैप्टर करते रहो, धीरे धीरे करके आप 8, 9, 10, 11 चैप्टर तक जाओगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ एग्जाम आप के लिए जो है मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, अब दिक्कत नहीं है। दिवेश का पहले पूछो, दिवेश का पहले एग्जाम लिखता था तो उसको आए थे 20, 22, 25 नंबर, ठीक है। क्लास मैं विदाउट प्रिपरेशन दिया था, 25, 25 का मतलब कि मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, टिक मार रहे हो, कोई नॉलेज नहीं है आपका, बेसिक वाला। उसके बाद जो इसने अटेम्प्ट किया उसमें 55, 56 मार्क्स थे, तो 56, हाँ 56 था, 82 क्वेश्चंस में 56 मार्क्स थे, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और आपको बस एग्जाम पास करना है, बस सिंपल है। तो यही बोला था मैंने कि छोड़ो मत, ऐसा नहीं कि मतलब पहले एग्जाम देके ये डिप्रेस हो गया था, सर क्या आ रहा है, बोले नहीं, ये इसका मतलब नहीं है, तुमने पास कर लिया, तुमको लाइसेंस का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, लाइसेंस ले लोगे, काम अपना स्टार्ट करो। मैं फेल कर गया सर, ये 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है, सवाल कभी आसान आ सकता है, कभी टफ आ सकता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो कि तुमने कैसा जो है उसको टैकल किया है। सवाल बताओ दिवेश, कैसा आता है, मेनली चीज़ें किस टाइप की पूछते हैं, ठीक है। तुमने जो है थोड़ा एग्जाम ज़्यादा लिख रखा है तो ये स्ट्रेटेजी तो आपकी 100% सही है कि पहले आप न्यूमेरिकल्स को लास्ट में छोड़ो, थियोरेटिकल सब पहले देख लो, मार्क रिव्यू करते जाओ न्यूमेरिकल्स में, करेक्ट, ठीक है, वो लास्ट में करिए। तो फर्स्ट 1 आवर में तो मैंने सब थियोरेटिकल्स कर लिए थे, बाकी का एक आवर तो एटलीस्ट चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, सिंपल है, ठीक है। वो एक क्लियर है। सबसे पहला जो है एग्ज़ाम, मैं फिर से बोलता हूँ, थियोरेटिकल जो पार्ट है वो पहले 1 घंटे में कंप्लीट कर लो। अगर चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, तो 1 घंटे में थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कोई ज़्यादा टफ नहीं है थियोरेटिकल पार्ट में। बाकी जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है उनके लिए तुम आपके पास जो है, अगर सीधा सिंपल फार्मूला पे बैठ रहा है वो भी रहता है, 20-25 सवाल रहेंगे, 25 में से कम 8-9 सवाल तो ऐसे रहते हैं सिर्फ फार्मूला बेस्ड रहते हैं वो, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड या तो फिर हार्डली एक ही फॉर्मूला और तुम आपको पुट करना पड़ा है, देन आप डायरेक्ट वो मेन फॉर्मूला पर आ गए। करेक्ट है, तो वो जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें कैसी हैं। मैंने इसको बोला हुआ था फार्मूला तोड़ना सीख जाओ, एनआईएसएम एग्जाम में पास कर जाओगे। तोड़ना मतलब वो जो है, अगर तुमने फार्मूला को बैक एंड से स्टार्ट कर दिया तोड़ना, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती है, बस वही है उसमें। तो मैक्सिमम लोग जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही छोड़ देते हैं कि सर ईपीएस कहाँ से निकलेगा, मेरे पास तो कुछ चांस ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। वो जो है फार्मूला चीज़ें मिलेंगी आपको, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, उतनी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। वो डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है कहीं ना कहीं, ट्रिकी भी नहीं है, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो। आपका कांसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं है। वो 10-20% सवाल वैसे गलत होंगे ही होंगे, उसमें जो है फिर ज़्यादा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, और 90% आने की ज़रूरत नहीं है। आगे तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 60% में तुम्हारा काम हो रहा है। तुमको जॉब में रिक्वायरमेंट है, जॉब मिल जाएगी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस मिल जाएगी। कोई यहाँ पर देखने नहीं आता है कि मतलब 90% या 75% है, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब मान लो दिवेश तुम्हारे जो वो था बैचमेट था, 75% थे उसको, हाँ सिंगल टाइम एग्जाम लिखा 75% आए, ठीक है। मैंने तो 2 बार तो आपसे ही रिवीजन, हाँ। एक बार मेन प्रिपरेशन एंड दूसरी बार रिवीजन, दूसरी बार जो क्लास था उसमें भी था, ठीक है। हाँ तो सिंपल है, वो होता है, वो डिपेंड करता है, तो वैसा है। यानी मेन हुआ उसी वजह से कि भाई कंटिन्यूअसली देते रहे, जो मैं जिस दिन फेल होता था उसी दिन वापस न्यू एग्जाम की डेट ले लेता था। देखो फेल नहीं भी होते, समझ गए ना, तुमको चीज़ें समझने में क्या, हाँ न्यूमेरिकल्स नहीं, तुम एक सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ते थे, हाँ और भी मैं चौथी बार अटेम्प्ट में दिया तो मुझे दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़ता था, तो वो बार पढ़ा देने में, हाँ तो तुम मान लो एक सवाल को, मेरी स्पीड भी बढ़ी, हाँ तो एक सवाल को तुम 4 बार पढ़ रहे हो, तो मतलब तुम तो आधा टाइम वही खत्म कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में तुम जाके जल्दीबाजी में बाकी सवाल कर रहे हो, तो वहां पे तो गलती होनी है। करेक्ट है। मैं पहली बार अटेम्प्ट किया तब मेरा केवल थियोरेटिकल पार्ट में 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगा था, तो केवल 40 मिनट न्यूमेरिकल के लिए तो वही थे, ठीक है। तो वो होता है, वो हाँ पूरा 1 घंटा, हाँ वो डिपेंड करता है, हाँ चीज़ें समझने में, कॉन्सेप्ट है, फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करता हूँ मैं जल्दी कंप्लीट कर दूँ, लेकिन जल्दी जो है मैं इतना जल्दी नहीं करूँगा कि मतलब जो है नहीं, आपका फायदा ना हो, तरीका अच्छा है पढ़ाने का, फायदा ना हो, तरीका बढ़िया है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से समझ में, आराम से करेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में
आ रहा है तो हमारे लिए बेटर होगा। हाँ तो वो है, तो फिर दिक्कत नहीं है। देखो नोट्स तुमको मिले हुए हैं, इससे अगर तुमको बुक छोड़ना भी नहीं है, मैं बुक से सारा निकाल लेता हूँ जो पूछते हैं, जैसा उनका तुम नोट्स पढ़ो, बाकी जो क्वेश्चन बैंक्स मैं दूंगा वो पढ़ते रहो, दिक्कत नहीं होने वाली, मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी उसकी चिंता मत करो, दिवेश जानता है मुझे, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मेरा जो मोटिव है वो पैसे के लिए है। बाकी जो नए बैच आते रहेंगे जब तक पास नहीं करते हो तब तक तुम जो है लगे रहना, पूरा 110% सपोर्ट पूरा रहता है। यस सर, यस सर। समझ गए। मेरा पर्सनल क्लासेस लिया, मैं जितनी बार फेल होता तो मैं कहाँ अटका हूँ, क्या सम्स आते थे तो उस पर सर ने पर्सनली वर्क करके फिर कोचिंग अरेंज करके फिर मुझे सिखाया, तो वो तो समझ गए। ओके ओके, तो वो दिक्कत मतलब ओके सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, बाकी तुम सब बस और एफर्ट डालते रहो, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, कल मिलते हैं, ओके सर, ठीक है, जब भी होगा good night, मैं सर। पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में, ठीक है। चलो फिर।